Okay, so we are on. So Namaste Bittuji, Sat Sri Akal, Assalamu alaikum. नमस्ते, And सत श्री अकाल और वालेकुम सलाम। yes, so welcome to InspireX conversation that we have every Monday. Pleasure to have you with us conversing with our co-founder and host Itu Chopra. So I'm here just to welcome you and say hello. And the conversation will be led by Itu, who will be talking to you for the next 45 minutes or so while I just listen in, and then I will join you later in the next last 15 to 10 minutes. Okay, then all the best and enjoy the conversation. थैंक यू। Thanks, Jerry. Namaste, Bittu ji. Sondi ji. नमस्ते जी, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। एंड सोनी जी, आप रेक्स के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हो हाँ जी। और 2019 में आप हमारे रेक्स कर्मवीर महारत्ना अवार्डी भी हो। जी एंड आज हम आपसे बातें करने वाले हैं आपकी लाइफ और आपकी जर्नी से। वी आर गोइंग टू ड्रॉ इंस्पिरेशन। दैट्स व्हाई आवर मंडे कॉन्वर्सेशंस आर कॉल्ड इंस्पायर एक्सपीरियंस। हम रेक्स में ये एक्सपीरियंस आपके साथ आज एक और नया एक्सपीरियंस बनाने वाले हैं जो बहुत सारे लोगों को हमारी ऑडियंस में इंस्पायर करने वाला है। और मैं सीधा आपसे वार्तालाप करने के मोड में जाने वाली हूँ और आपसे कुछ पूछने वाली हूँ आपकी जिंदगी के बारे में। सोनी जी, हमें बताइए कि शुरुआत कैसे हुई, आपका बचपन कैसा था और बचपन में क्या प्रॉब्लम्स आई, कहाँ से आपने शुरू किया। मुझे वो दिन भी बताइए जब ऑटो रिक्शा चलाते थे और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। मुझे बचपन में लेके जाइए अपने साथ में, हमारी ऑडियंस को भी। पहले तो सब ऑडियंस को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट बचपन ऐसा है, मैंने अपनी लाइफ जो स्टार्ट किया वो एज ए चाइल्ड लेबर स्टार्ट किया था। मैंने बहुत छोटी उम्र से मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था और पढ़ाई में इतना मन लगता नहीं था। तो हमारे घरों में पहले सिखाया जाता है कि सबसे पहले आप रोजगार देखो, पहले कमाना स्टार्ट करो। अब उस टाइम बचपन में हमारे पास कुछ ज़्यादा रोजगार भी नहीं होता था, तो एक छोटी सी एज ए चाइल्ड लेबर काम करना स्टार्ट किया। तो उन दिनों में टेलीविज़न भी हमारे घरों में नहीं होते थे और टेलीविज़न, चित्रहार और संडे की जो मूवी आती थी वो हम साथ वाले घर में देखने के लिए जाया करते थे। तो एक दिन अचानक एक टीवी में चित्रहार की जगह एक बाइक की रेस दिखा दी गई। जिस दिन उस बच्चे ने अपने घर में, मैं उस टाइम जब अपने आप को बच्चा ही बोलूंगा, उस टाइम जब बच्चे ने वो अपने दिमाग में एक चीज डाल ली कि ये आदमी ने पाँव जमीन पे कैसे लगाया बाइक के साथ। बस उसी चीज को लेके लाइफ आहिस्ता 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 आगे बढ़ती चली गई और काम में मन नहीं लग रहा था। तो फादर हमारे ने मेरे को एक ऑटो रिक्शा लेके दे दिया कि ठीक है भैया, उस काम में मन नहीं लग रहा तो आप ऑटो रिक्शा चलाइए, लाइफ में कुछ तो कर रहा है, नहीं तो तब तक कैसे वो चलेगा। और उस बच्चे के दिमाग में एक ही चीज चलती रही कि भाई वो पाँव कैसे लगाया था उसने जमीन पे। मैं अगर ऑटो रिक्शा भी चलाता था तो मैं ऑटो रिक्शा को भी मैं दो टायर पे चलाने की कोशिश करता था कि शायद वो किसी तरीके मेरा पाँव लग जाए, पर वो तो मोटरसाइकिल थी और मैं ऑटो रिक्शा चलाता था। तो एक वो ब्लड के अंदर मेरे वो जो कहते हैं कि एक एग्रेसिवपन और एक कुछ जुनून सा कुछ करने की वो एक आना स्टार्ट हो गया। थोड़े दिन ऑटो रिक्शा चलाया, एक दो एक्सीडेंट ऑटो रिक्शा के अंदर भी लगाए, फिर नहीं मन लगा, छोड़ दिया। राइट। साहब ने मेरे मामा जी से बात किया, भी ये कुछ करता नहीं है, तो इसको मामा जी ने बोला ठीक है इसको मेरे पास हल्द्वानी भेज दो, नैनीताल। वहां भेज दिया उन्होंने, मेरे को ट्रक चलाना स्टार्ट करवा दिया। राइट। वहां पर ट्रक चलाते रहे कुछ टाइम, बट दिमाग में एक ही चीज, वो जो एक जो ड्रीम बैठ गया था या सपना बैठ गया था उस टाइम। तो खैर ये सब मेरे लिए बहुत बड़े बड़े वर्ड्स थे, क्योंकि उस टाइम तो ये चीज वो किया कैसे था, उसने किया कैसे था, बस वो दिमाग में यही चीज सोचता रहता था। और उसके बाद कुछ महीने वहां पर बिताने के बाद ट्रक चलाना, वहां भी मन नहीं लगा, फिर वापस दिल्ली आ गए।
अगेन ऑटो रिक्शा चलाना स्टार्ट किया, राइट। थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के 2750 2,750 रुपए मैंने जोड़े अपनी दीदी के पास। और इवनिंग में, मैं दिन में ऑटो रिक्शा चलाता था, शाम को मैं पढ़ने के लिए जाता था। तो मेरे को राइट। थोड़ा पढ़ने का भी शौक था कि मैं पढ़ाई, अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर लूँ साथ साथ, क्योंकि इतना स्ट्रगल कर लिया था, इतने झटके खा लिए थे, और राइट। लगता था कि यार कुछ करना, साथ पढ़ाई भी जरूरी है लाइफ में। राइट। तो मैंने डिफेंस कॉलोनी के अंदर एक पीटी कॉलेज होता था, मैंने इवनिंग कॉलेज वहाँ पर ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ राइट। से मैंने अपनी 10th क्लास पूरी की है। साथ साथ इवनिंग में वो स्टडीज करता था, और साथ में मैं ऑटो रिक्शा दिन में चलाता था। तो उसमें मैंने 2750 जोड़ने के बाद दीदी के पास जोड़े। तो मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी मेरे को ना मोटरसाइकिल लेनी है। राइट। तो मेरे को शायद आज भी वो दिन याद है जिस टाइम, और मैं इस पे एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जो सबसे बड़े मेरे गुरु जो रहे हैं वो मेरे फादर रहे हैं। मैंने अपने बिल्कुल। फादर से लाइफ में बहुत कुछ सीखा। आज वो मेरी सक्सेस और वो सब चीज देखने के लिए जिंदा नहीं है, बट ऊपर से कहीं ना कहीं वो मेरे को देखते हैं, जिनको मैंने अपनी लाइफ का गुरु माना, क्योंकि वो हर एक बात को बड़े छोटे लफ्ज में बोल के समझा देते थे। कि जैसे मैंने घर में आके लड़ाई की कि मेरे को मोटरसाइकिल खरीदना है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि घर में खाने के लिए नहीं है और ये मोटरसाइकिल की बातें करता है। तो उन्होंने बोला, बेटा तूने एक गिलास तोड़ा है ना, ये दूसरा गिलास ले और इसको भी तोड़। तूने एक गिलास तोड़ा ना कि घर में जिद कर रहा है कि मोटरसाइकिल खरीदनी है, तो आप एक काम करो बेटा, इस गिलास को भी तोड़ो और इसको जोड़ के दिखाओ दोबारा। अब मेरे को समझ नहीं आई ये बात क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला, बेटा जिंदगी में जो करना है ना, अपने दम पे करो, अपने दम पे करके अपने सेल्फ पे करो। एक गिलास छोड़ो, 10 गिलास उस दिन घर के तोड़ना, आप जिस दिन आप खुद कमाओगे आप। तो फिर ऑटो रिक्शा चला के, दोबारा से ऑटो रिक्शा चला के 2750 जोड़ के मैंने पहली बाइक अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे ली मैंने। सोनी जी, आपने बड़े अच्छे से बताया कि छोटे होते से आपने पढ़ाई तो की, पर आपने किसी भी काम को छोटा नहीं समझा, मेहनत को छोटा नहीं समझा। ऑटो रिक्शा चलाने का मौका मिला, ऑटो रिक्शा चलाया, ट्रक चलाने का मौका मिला, ट्रक चलाया, और पैसे जोड़े, और अपने आप से अपने सपने को, अपने जुनून को पूरे करने की कोशिश करी। आपने आपको बहुत शौक था मोटरसाइकिल्स का और मशीन का, मोटरसाइकिल मशीन का। आपने मैकेनिक का काम भी किया, मुझे उसके बारे में थोड़ा बताओ कि क्या आपको मजा आता था, क्या आपको अच्छा लगता था, और उस टाइम आपके मन में क्या चल रहा था? आपकी उम्र क्या थी जब आप ऑटो रिक्शा चलाते थे? उस टाइम मेरी उम्र, जिससे मैंने काम एज ए चाइल्ड लेबर स्टार्ट किया था, तब मैं 15 या 16 साल का रहा होऊंगा। और ये जिस टाइम मैकेनिकल काम और ये सब चीज करते करते मेरे को 2-3 साल निकल गए थे। तो उस टाइम 17-18 साल की उम्र में लाइसेंस बन जाता था, हाँ कमर्शियल जी। लाइसेंस बन जाता था। तो और ये सब लाइसेंस बना के मैंने चलना, उससे ऑटो चलाना स्टार्ट किया था। मैकेनिक का काम करने का मकसद ये था कि, तो मेरे थोड़ी टेक्निकल नॉलेज लेना चाहता था मैं, कि थोड़ा टेक्निकल नॉलेज मिले। और इन चीजों को आगे मैं, अगर कभी कुछ मेरी बाइक, कभी मैं जब सोचा था कि बाइक लेनी है, तो कभी बाइक लूंगा तो मैं अपने आप ही उस बाइक को रिपेयर कर सकूं, कि मेरे को कहीं उसमें जाना ना पड़े। क्योंकि उस टाइम पैसे की बहुत एक वैल्यू होती थी। जो मैंने पहली बाइक ली थी, 7750 रुपए की मैंने पहली बाइक खरीदी थी, और 2750 रुपए मेरे पास जोड़े थे मैंने दीदी के पास। हाँ जी। और बाकी के जो 5000 रुपया था वो मैंने फाइनेंस करवाया था। तब मेरी सैलरी 500 रुपए होती थी। तब मेरी, जब स्टार्टिंग में एज ए चाइल्ड लेबर स्टार्ट किया, तब 120 रुपए थे। फिर जब मैंने बाइक खरीद ली, तो मेरी सैलरी तब तक मेरी 500 रुपए हो गई थी। मैं करोल बाग में और मैकेनिक इसके बाइक शॉप के ऊपर ही काम करना स्टार्ट कर दिया। तो राइट। उस टाइम, तब तक मैंने बाइक नहीं खरीदी थी। बाइक मैंने बाद में जिस खरीदी, तो उस टाइम हमारे साथ में बाइक की शॉप होती थी। तो मैं रोज जाके वहां पर जाके देखूं, और वहां पर जाके बाइकें खड़ी होती थी। उस टाइम यज़दी चलती थी हमारे टाइम पे, यज़दी, राजदूत और बुलेट, ये 3 बाइकें आती थी उस टाइम। हाँ। तो यज़दी को देख के मैंने उसको साफ करना स्टार्ट किया। तो शॉपकीपर ने मेरे को गाली दे के भगाया कि इसको भगाओ यहाँ से, ये वो लड़का आगे बाइक के पास खड़ा हो जाता है आगे। तो लगा भाई हम ऐसा क्या है। तो उस टाइम मैं पीटी कॉलेज में पढ़ता था रात को। तो उन्होंने ये बोला जी कि आप हमारे फ्रेंड के पास बाइक होती थी। मैंने कहा मेरे को बाइक चलाने को बहुत शौक है, कभी चलाने को दो। तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि नहीं, मेरे बड़े भैया की बाइक है, उन्होंने चलाने के लिए मना किया। घर पर आता था, फादर मना करते थे। शॉप पे जाता था, वो मेरे को गाली दे के भगा देते थे।
तो दोस्त की बाइक मांगता था, वो मेरे को मना कर देता। तो ऐसी क्या चीज थी जो मैं नहीं ले सकता था। तो फिर उसी में मेहनत करके मैंने दीदी को अपनी बोला, मैंने कहा दीदी मेरे को ना सबसे पहले मोटरसाइकिल जिंदगी में लेनी, मेरा और कोई सपना ही नहीं है जिंदगी में, मेरे को सिर्फ एक मोटरसाइकिल चलानी है, मेरे को सिर्फ ये चलाने के लिए चाहिए। तो दीदी ने बोला कि हाँ बिल्कुल ले सकता तू, तू अपने थोड़े थोड़े पैसे मेरे पास जोड़ता है ना, कभी 50 रुपए, कभी 70 रुपए, कभी 30 रुपए, कभी 100 रुपया, ऐसे कर करके मैंने 2750 रुपए जोड़े थे। तो उससे मैंने जाके अपनी पहली बाइक खरीदी थी। और बाइक खरीद के आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं पहली रेस के अंदर पहुंच गया और सब ने को बोला ये पागल कौन आ गया अंदर, इसको पहले बाहर निकालो, ऐसे रेसिंग नहीं होती है। तो इज माय गुरु इज देयर वहां पर, मिस्टर टूटू अंकल, टूटू धमन, इज ऑटो एक्सपर्ट। उन्होंने राइट। मुझे समझाया बेटा ऐसा रेस नहीं होती, इसके लिए प्रॉपर फॉर्म होता है, बाइक रेडी होती है, तो आप ऐसे रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप बेटा अगली बार आना, अगले साल आना, तो अब तब आना। मैं कहा नहीं सर मेरे को इसी साल में रेस करनी है। आप डिस्क्वालीफाई भी हुए थे उसमें? जी सर। इसी वाली में डिस्क्वालीफाई हुए थे? नहीं नहीं नहीं, वो नेक्स्ट ईयर था, वो नेक्स्ट ईयर में था। हम्म। वो उसके बाद फिर मेरे को पहले रेस में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। दैट उस टाइम ये टाइम था 1987 का। तो 1987 में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था, जो मैं पहली रेस में पार्टिसिपेट करने गया, तो उस टाइम मैं रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो उसके बाद 88 के अंदर तो पहली रेस जो स्टार्ट हुई, जब मेरा रेसिंग कैरियर स्टार्ट हुआ, इज कॉल्ड दारा डेजर्ट रैली। दिल्ली से जयपुर, जयपुर से वापस आना था। तो उसमें मैं और एक मेरा फ्रेंड, हम दोनों बैठ के चले गए, और हम इतने पढ़े लिखे नहीं थे, हमें रूल ऑफ रेगुलेशंस नहीं मालूम था। तो हम उस रेस के अंदर हम फर्स्ट आ गए। हमने जब जयपुर पहुंचे तो सबसे ऊपर नाम हमारा लिखा हुआ था, तो और उसमें आगे लिखा हुआ था डिस्क्वालीफाइड। अब हमें डिस्क्वालीफाइड का मतलब नहीं मालूम कि व्हाट इज अ डिस्क्वालीफाइड, और बार बार हम सबसे पूछ रहे भाई इसका क्या मतलब होता है, मैं तो फर्स्ट चल रहा हूँ। तो उन्होंने बोला फर्स्ट तो चल रहे हो पर आप रेस से बाहर हो गए हो। तो मैंने कहा रेस से बाहर क्यों हो गया हूँ? तो बोला आप इसलिए रेस से बाहर हो गए कि बिकॉज आपने रात को, हम आपको वहां पर एंट्री नहीं करवाया, वो एक स्टैंप लगानी थी वो मैंने नहीं लगवाई, जिसकी वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। राइट। तो अंकल ने मेरे को समझाया कि बेटे मैंने पहले भी आपको समझाया था और आज भी समझा रहा हूँ, आप इस रेस को कंप्लीट करो, आपको ट्रॉफीज वगैरह कुछ नहीं मिलेंगी, बट आप इसको कंप्लीट करो कि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा रेसिंग कैसे होती है। तो उस रेस को मैंने विदाउट अनऑफिशियल्स कंप्लीट की थी मैंने। सोनी जी, हमारे रेक्स में हम एक चीज बोलते हैं, और वैसे भी लाइफ में बोलते हैं कि मनी सेव्ड इज मनी गेन्ड। और आई थिंक ये हमारी जनरेशन में थोड़ा ज्यादा मनी सेविंग का और मनी को संजो के रखने का एक परंपरा ज्यादा चल रही है। हमें सिखाया जाता था कि थोड़े में भी कैसे बहुत सारा कुछ आपको मिल सकता है जी। और रिसोर्सेज नहीं होने पे भी रिसोर्सफुलनेस दिमाग की और माइंड की बहुत जरूरी है। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, पर अगर आपके पास रिसोर्सफुलनेस है तो वो आपकी एक पावर है। और तीसरी चीज की, जो कुछ भी लाइफ में करो उससे सीखते जाओ, हर पड़ाव में कुछ कुछ सीखते जाओ लाइफ के। सो ये 3 लेसन्स आपकी लाइफ से हमें जरूर मिलते हैं कि मनी सेव्ड इज मनी गेन, बिकॉज आपका सपना था, आपने अपना सपना पूरा किया मोटरसाइकिल खरीदने का, पर आपने उसको अच्छे तरीके से किया। आपने पाई पाई जोड़ के, जिसको बोलते हैं ना, आपने अपना फर्स्ट मोटरसाइकिल लिया। दूसरा, आपने हर टाइम आप सीखते रहे कि मैं क्या सीख सकता हूँ, मैं क्या सीख सकता हूँ। और जब आप डिस्क्वालीफाई हुए तब आपने सीखा। मुझे और बताइए कि उसके बाद ये हिमालयन रैली जो आप रेसिंग करनी शुरू करी आपने, इसकी आगे वाली जर्नी, और वो साल जब आप रेस में ऑफिशियली प्रॉपरली पोजीशन लाए, उसके बारे में बताइए। ये उसके 2 महीने के बाद ही दारा सार्क रैली हुआ था, दिल्ली टू देहरादून। उसमें मैंने 250 सीसी में फर्स्ट प्राइज, मैंने मेरी जिंदगी की मेरी पहली ट्रॉफी मैंने जो लिया था वो दारा सार्क, उसके 2 महीने के बाद ही 1988 अप्रैल के अंदर पहली रेस में मैं डिस्क्वालीफाई हुआ था। वो राजस्थान का, रेगिस्तान का डेजर्ट रैली था। और उसके बाद सार्क रैली आया देहरादून का, पहाड़ों में उस चीज में आना था, उसमें मैंने फर्स्ट प्राइज पोजीशन लिया। और इसी के बाद अक्टूबर के अंदर द ग्रेट डेजर्ट हिमालयन जो इंटरनेशनल इवेंट्स होता था, मैंने फिर उसमें पार्टिसिपेट किया। वो रेस पूरा दिल्ली से स्टार्ट होने के बाद पूरा रेगिस्तान, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर,
पूरा होते हुए उसके बाद पहाड़ों में नहान, देहरादून, ये शिमला, श्रीनगर, ये सब चीज में वो 10-15 दिन का इवेंट होता था। तो उसमें मैंने सेकंड पोजीशन हासिल की थी उसमें मैंने। तो ये उसके बाद फिर मैंने अपने आप को कंटिन्यूटी में उसमें रेस में रखा फिर मैंने। बिट्टू जी, एक और आपकी लाइफ से लेसन जिसके बारे में हम रेक्स में बहुत बात करते हैं और जिसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और जिसको हमें बच्चों को भी सिखाना चाहिए और जिससे हम भी सीखते हैं, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं है जो फेल नहीं होता जी। और फेलियर बहुत अच्छी चीज है। पर हमारे हिंदुस्तान में या दुनिया में या हमारे कल्चर में या हमारी सोसाइटी में या हमारे स्कूल्स में या हमारे कॉलेजेस में हमें सिखाते हैं कि फेल होना बुरी बात है। आप फेल हो गए तो आपने कुछ गलत काम कर दिया, आप फेल हो गए तो आपने कोई पाप कर दिया। जबकि फेल होना एक और लेसन पढ़ना है, क्योंकि अगर हम फेल नहीं होंगे तो हम सीखेंगे कैसे। फेल होने का मतलब है कि आप रेस में अभी हो, रेस अभी जारी है। जब तक आप फेल होते रहोगे तब तक आप रेस में रहोगे, पर आप रेस में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और फेल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये बताइए कि जब ये लव विद मोटरसाइकिल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ये और जुनून कैसे बढ़ता गया, फिर ये आपका शोरूम कैसे हुआ और फिर ये डिफरेंट डिफरेंट बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल्स, येज़दी और येज़दी तो अब बनती नहीं है इंडिया में, चली गई, and then moving on to bigger motorbikes, which are international brands, वहां पे वो वाली जर्नी पे लेके जाइए हमारे को। देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, लाइफ में फेल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए मैं ये समझ सकता हूँ, आदमी डिप्रेशन में भी चला जाता है और गलत कदम भी उठा जाता है। शायद मैंने भी उठाने की कोशिश की मैंने। मैं नेगेटिविटी वाली बात नहीं करना चाहूंगा, बट ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। नहीं, पर आप बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी कैंडिड कॉन्वर्सेशन है। हम जो बात भी यहाँ करते हैं हम बहुत खुल के करते हैं और एज अ लर्निंग करते हैं, क्योंकि हमारी गलती किसी की सीख हो सकती है। सो अगर आप वो बात करना चाहते हैं आप प्लीज ओपनली करिए, बट यस, इट विल बी अ लर्निंग। मैं पहली रेस में जब मैं फेल हुआ था ना, हाँ जी। मैंने आज तक अपने आगे एक एल का बोर्ड लगा रखा है। एल मीन्स होता है लर्निंग। मैंने आज भी, जबकि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी मैं अकेला हूं जिसको मैं मानता हूं, क्योंकि लोग आपको पैसे से देखते हैं, मैं अपने नाम और अपनी अचीवमेंट और अपने सपने को देखता हूं। दुनिया में बिट्टू 1000 करोड़ होंगे, बिट्टू बाइक वाला दुनिया में एक ही है, और ये मेरा ड्रीम है जो मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। लोगों ने अपने मोबाइल पे नाम सेव करते हैं तो वो लिखते हैं बिट्टू बाइक वाला, क्योंकि बिट्टू बहुत सारे हैं और ये मेरा निकनेम था। वो लोगों ने, जब मेरी पहली रेस में मेरा नाम आना स्टार्ट हुआ, लोगों को पता ही नहीं कौन सा नाम, हम तो बिट्टू को जानते हैं, हम बिट्टू को जानते हैं, मेरा नाम ऐसा बिट्टू 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 पका दिया क्यों, सिर्फ नाम ही मेरा पक गया, दूसरा नाम कोई जानता ही नहीं मेरे, जबकि मेरे 3 नाम बने हुए हैं। जब मॉडलिंग करता था तो करण नाम दे दिया गया, दूसरा नाम मिल गया, वो बाकी सब लोग अपने अपने नामों से बुलाने स्टार्ट हो गए, पर वो निक नेम बिट्टू ही आज तक रहा, वो उसी नाम से वो एक ठप्पा लग गया। सब मेरे को बोलते हैं अब आप बिट्टू बाइक वाला दुनिया में एक ही है। तो मैं ये फेलियर की जो बात आपने बोली, बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि आपको ना, जब आप फेल होते हैं तो आप सीखते हैं उससे। बिल्कुल। मैंने आज तक जब भी फेल हुआ, नो डाउट, उस टाइम फॉर द टाइमिंग आपको ये लगता है आपकी लाइफ आज फिनिश हो गई, बट मैं अपनी लाइफ को पीछे, जब मैं बैक उस पर जाता हूँ, मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था लाइफ, 120 रुपए से, और आज मैं देखता हूँ आज लोग इंटरनेशनल लेवल पे मेरी पहचान बनाते हैं, बताते हैं या बात करते हैं, तो मतलब कि उस चीज के लिए आगे लगता है यार, हाँ यार थोड़ा सा तो हमने किया, बट ये बहुत बड़ा समुंदर है। ऐसा नहीं कि मैंने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया, मैं अभी भी उसको, अरे हम तो थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, अभी अभी तो बहुत कुछ पाने के लिए है, और बहुत आगे आहिस्ता मैं अपने ड्रीम को जी रहा हूं। अगर आज फेल भी हुआ, बहुत बड़े स्केल से मैं फेल होके वापस आया हूं, और मेरे को कहने में कोई शर्म नहीं, मैं 2 साल डिप्रेशन में भी रहा हूं पूरा, क्योंकि बिकॉज आप बहुत ऊपर से नीचे गिरे थे। आप जब आप एक ही दिन में, जब आपकी गलती नहीं होती और आप यही सोच सोच के आप इसी चीजों में खो जाते हो कि यार, पर उस टाइम ये नहीं कि मैंने कोई ड्रग्स लेना स्टार्ट किया, ये नहीं कि मैंने कुछ ड्रिंक्स लेना स्टार्ट किया, मैंने अपने आप को फिटनेस में डाला। वो मेरी फिटनेस क्या है, मेरी साइकिलिंग, मेरी बाइकिंग,
मैंने अपने आप को, मैं डेली का सुबह 5 बजे उठने वाला आदमी हूँ। सुबह 5:30 पौने 6 बजे मैं सिटी फूड क्लब में नजर आता हूँ। कोई आए ना आए, गेट खुले ना खोले, बिट्टू बाइक वाला बाहर खड़ा होता है वहां पर साइकिल लेके। तो ये मैंने अपने आप को, जो मैंने अपने डिप्रेशन को दूर किया, वो मैंने अपनी फिटनेस से दूर किया। और ये मैं सबको मैसेज देना चाहता हूँ, कोई भी गेम खेलो। ये तो चीजें अभी कोरोना ने बताना स्टार्ट किया है। हम तो बहुत पहले से ये चीज कहते हैं, अगर आप फिट हो तो आप हिट हो, बिल्कुल अगर आप फिट नहीं हो तो आप हिट भी नहीं हो। आपके बिल्कुल पास करोड़ों रुपए खड़े हैं, अगर खाने के लिए दांत नहीं है तो वो मैं क्या करूंगा उस चीज के लिए? बिल्कुल अगर मैं बिल्कुल। खा ही नहीं सकता तो उस करोड़ों रुपए को मैं करूंगा क्या? अगर मैं फिट हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उस डिप्रेशन को भी झेल गया, मैं सब उन चीजों से बाहर भी आ गया मैं। बिट्टू जी, आपने बहुत अच्छी बात करी है डिप्रेशन की। और दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ से नहीं गुजरता। आप गुजरे, मैं गुजरी, सब कोई, एक एक इंसान डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, मेंटल डिसऑर्डर से गुजरता है। ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। हमको इस डायलॉग को, मेंटल हेल्थ के डायलॉग को बहुत नॉर्मलाइज करना है। हमें बहुत इसके आसपास जो एक टैबू बना हुआ है, इस टबू को हटाना है। क्योंकि अगर हम बात ही नहीं करेंगे तो हम इसको कैसे इसका इलाज करेंगे? क्योंकि अगर हमारे को कहीं छोटी सी चोट लगती है, हमें एक पिंपल निकलता है, हमें कुछ और होता है, हमारी बॉडी पे कोई दाना निकल जाता है, या कुछ भी होता है, हमारा सर दर्द या कुछ भी होता है, जुकाम लगता है, तो हम फटाफट डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई लेते हैं। पर अगर हमारे इतने बड़े बॉडी पार्ट, ब्रेन के साथ कुछ होता है, तो हम बोलते हैं चुप कर जाओ, थोड़ा सा हंस लो, थोड़ी सी कोई अच्छी मूवी देख लो। इस तरह से हमें बात नहीं करनी चाहिए, हमें उसका इलाज करना चाहिए। और उस कहाँ से क्या ट्रिगर हो रहा है, हमें उसकी बात करनी चाहिए। एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट हैविंग कॉन्वर्सेशंस अराउंड इट। और दूसरी चीज आपने जो बोली कि द फिट बॉडी इज द फिट माइंड, और ये भी साइंस ने प्रूव किया है कि जब हम फिटनेस करते हैं। हाँ जी, बोलिए। एक बात बीच में मैं आपको रोकना चाहूंगा आपसे, प्लीज बताइए। सॉरी। आपकी बात के अंदर ना बहुत अच्छी एक बात याद आई मेरे को। बिल्कुल आप बताइए। है ना, इसमें पता क्या, सबसे बड़ा डॉक्टर हाँ जी, इंसान का क्या होता है? हम खुद होते हैं। बिल्कुल। मैं आपकी बात जो आपने बोला ना, मैंने पूरी लाइफ के अंदर दवाई नहीं खाई, ठीक है। हम्म। मैं मतलब कि मैं उसको फिटनेस पे लेके जाता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे को क्या उस पे करना है। अभी जो आपने बात बोली उसी चीज पे मैं वापस आना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। उसमें जब आपकी चीज आती है ना, जब आप बेचारा बन जाते हो, हम्म। ठीक है, आप बेचारा बन जाते हो। इसी चीज में मैं थोड़ा दौड़ो, एक बात और जोड़ना चाहूंगा। मेरे एक एक्सीडेंट के अंदर मेरे पाँव पे एक छोटा सा जख्म हो गया था। वो हाँ जख्म जी। बनते बनते मेरा कैंसर बन गया। कैंसर बनने के बाद मेरे को एम्स के अंदर एडमिट मेरे फादर ने करवा दिया, और मैं बेचारा बन गया। बेचारा बनने से ये हुआ कि उन दिनों में ये सब चीजें, फैसिलिटीज नहीं थी। 80s 2 की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो मैं क्रेचिस के साथ चलता था, मैं 2 साल पूरे क्रेचिस के साथ चलता। बिल्कुल। मैं जिस दिन हॉस्पिटल से बाहर निकल के आया, ये आपकी हाँ जी। डॉक्टर वाली बात का मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। उस टाइम मेरे मेरे फादर मेरे को गुरुद्वारा बंगला साहिब ले गए कि चल बेटा, घर जाने से पहले माथा टेक के चलते हैं कि तू हाँ ठीक जी। हो गया। पर तू ठीक है, भगवान ने तेरी जान बचा दी। क्योंकि उस टाइम मेरी टांगों के ऊपर उन्होंने पूरा निशान भी लगा दिया था टांग काटने के लिए, कि हाँ बिकॉज जी। मेरा कैंसर ना फैल जाए। और उस टाइम इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी एम्स के अंदर। और हाँ मैं जी। थैंक्स कहना चाहता हूँ मेरे डॉक्टर RM सिंगल, क्योंकि वो मेरे को दवाई देते थे, मैं दवाई खाता नहीं था। कहते कि ये दवाई क्यों नहीं खाता? मैं कहा सर मेरे को ठीक होना है। कहता अच्छा बेटा क्या बनना चाहता? मैं कहा सर मैं बाइक रेसर बनना चाहता हूँ। कहता ये क्या होता है? लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, आप बाइक रेसर बनना चाहते हो? मेरे को समझ नहीं आया। खैर बहरहाल, हम लोग जैसे हम गुरुद्वारे में पहुंचे, तो मैं अपने पापा की वेट कर रहा था। तो मैंने क्रैचिस के साथ खड़ा, तो एक आदमी आया, मेरे को आके उसने ऐसे ऐसे करके किया। तो मेरे को लगा शायद मैं गुरुद्वारे में खड़ा हूं, मेरे को कोई प्रसाद दे रहा। तो मैंने 2 हाथ ऐसे आगे कर दिए, उसने मेरे हाथ में बहुत सारे पैसे डाल दिए। तो हम्म। मैंने 1 मिनट रोका, मैंने कहा सरदार जी 1 मिनट रुकना जरा, आपने ये क्या किया? कहता कोई नहीं बेटा, रख ले रख ले रख ले। मैंने कहा सर क्या दिया आपने मेरे को? कहता पैसे दिए हैं। मैं कहा तो आपको क्या लग रहा है मैं भिखारी हूँ? मैं हम्म। कहा, उसको लगा मैं शायद क्रैचेस पे खड़ा हूं तो मैं भीख मांग रहा हूँ। तो वही चीज, सिंपैथी गेन करना, मतलब कि आदमी को लगता है कि मैं सिंपैथी गेन कर रहा हूँ। तो मैंने उनको हाथ जोड़े, मैंने कहा सर मेरे को तो इसलिए मैंने हाथ आगे फैलाया कि आप मेरे को प्रसाद दे रहे हो, ये पैसे नहीं चाहिए सर, मैं भिखारी नहीं हूँ। हाँ। तो नॉर्मली नॉर्मली क्या होता है, आदमी मेंटली इतना अपने आप को वो कर देता है, इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है कि डॉक्टर के पास, किसी सेक्रेटरी के पास, अरे भाई सबसे बड़ा डॉक्टर मैं खुद हूं यार।
मैं पहले शरीर अपना देखूंगा, उसके बाद मैं बाकी चीजें बात करूंगा। तो मैं आपकी बात का वो पूरी, आप प्लीज कंटिन्यू करिए, मैं आपकी बात मैं से। आपकी बात बिल्कुल हाँ। समझ रही हूँ। मेरा कहने का ये मतलब था कि आई से दैट एवरीवन इज अ हीलर। हमारे अंदर एक हीलर है, भगवान जैसे हमारे अंदर है, हमारे अंदर एक हीलर है, हम अपने आप को हील कर सकते हैं। पर कई बार जब हमें जरूरत पड़ती है किसी सहारे की या डॉक्टर की या किसी से बात करने की, तो हमें वो खुल के करना चाहिए लाइफ में, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है। एक ये, दूसरा, जब हम फिटनेस या फिजिकल फिटनेस करते हैं तो हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, एड्रेनल, ऑल दीज हार्मोन्स व्हिच मेक अस हैप्पी एंड व्हिच आल्सो गिव अस क्लैरिटी एंड फोकस, बिकॉज आपकी बॉडी खुश हो रही है। जब बॉडी खुश होगी तो माइंड भी खुश होएगा और माइंड में अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सो फिटनेस और हैप्पीनेस, फिटनेस एंड फोकस का बहुत बड़ा कोरिलेशन है। ये तो साइंस ने भी प्रूव किया और आपने आपकी स्टोरी में भी ये बहुत एक बात है। सो यस, और तीसरी बात आपने करी है सिंपैथी की या विक्टिम माइंडसेट। हम रेक्स करमवीर में ये भी बात करते हैं कि जब हम अपने आप को विक्टिम समझने लग जाते हैं, अपने आप को बेचारापन समझने लगते हैं और चाहते हैं कि लोग हमारे साथ सिंपैथाइज करें, हम खुद के साथ सिंपैथाइज करते हैं, तो हम आगे बढ़ने की क्षमता, कुछ करने की क्षमता को रोक लेते हैं। और जब हम सोचते हैं कि कुछ नहीं है, आई एम इन अ बैड प्लेस, आई हैव ब्रोकन डाउन, बट मैं कोशिश करने वाले की हार नहीं होती और मैं कोशिश करता रहूंगा और मैं इससे लड़ता रहूंगा और मैं इससे ब्रेक थ्रू करूंगा, दैट इज द टाइम वी रियली रियली ब्रिंग आउट आवर बेस्ट। हम अपने अंदर से सब कुछ निकालते हैं। बिट्टू जी, ये आपकी लाइफ से सुन के एक सपना सा, एक मूवी सा लगता है, बट बहुत इंस्पायर करता है। और इसीलिए आप हमारे रेक्स करमवीर फेलोशिप में, हमारी कम्युनिटी में हमारा एक बहुत बड़ा आपकी हिस्सेदारी है, क्योंकि आपकी स्टोरी और आपकी लाइफ की ट्रू जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल है। बिट्टू जी, आपकी जनरेशन, मैंने भी बचपन में बहुत स्टोरी सुनी है पार्टीशन की, और ये पार्टीशन की स्टोरीज आपकी दे आर वेरी क्लोज टू योर हार्ट। जी। बहुत बारी आपने ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स में अपने आप को जोड़ा है, उसमें अपना वॉइस ओवर दिया है, उसमें अपना ओपिनियन दिया है, और वहां क्या छोड़ के आए थे आपके फोर फादर्स, इसके बारे में भी आप बहुत बात करते हैं। मुझे उस टाइम के बारे में बताइए, और इतना पार्टीशन स्टोरीज के बारे में क्यों बात करते हैं आप, और आपके ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ा? क्योंकि आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रियलिटी ऑफ अ लॉट ऑफ अस। हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो वहां से यहाँ आए थे, और उसके बाद बहुत 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 सारी स्टोरीज हैं जो सक्सेस स्टोरीज हैं, ब्यूटीफुल स्टोरीज हैं, एम्पैथी की स्टोरीज हैं। आप मुझे बताइए कि आपका क्या रुझान है पार्टीशन स्टोरीज की तरफ, और आप उसके बारे में मुझे बताइए। मैम, बचपन से ना मैंने अपने घर में ना अपने फादर से एक चीज सुनी थी कि हम लोग ना पाकिस्तान के अंदर बहुत रिच आदमी थे। मैं हमेशा, और पार्टीशन की जब फादर मेरे इंडिया में आए तो उस टाइम 13 साल के थे वो कश्मीर और पता नहीं कहाँ कहाँ से जो मैंने बचपन से स्टोरियां सुनते हुए आ रहे थे। तो एक ही चीज उनको होता था कि यार मेरे को ना किसी तरीके भी एक बार पाकिस्तान जाना अपनी हवेली देखने के लिए। राइट। मैंने अब मैं 90s की बात बता रहा हूँ, उन दिनों में पाकिस्तान जाना इज नॉट ए इजी, उस टाइम नहीं रहता था। तो मेरे को कहते थे अच्छा ना वो गुरुद्वारे के बहाने, पंजा साहिब के बहाने मेरे को ना किसी तरीके भेज दे तो मैं एक बार जाके अपनी हवेली देखा हूँ जाके। खैर उनका वो ड्रीम पूरा नहीं हो पाया, और मैं कई संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ था, गांधी स्मृतिज, एक्शन एड इंटरनेशनल, वर्ल्ड कॉमिक्स इंडिया, प्लान इंटरनेशनल, इन सब के साथ मैं इनके साथ जुड़ गया था जाके। तो जिस टाइम जुड़ा तो मेरे को पाकिस्तान जाने का मौका मिला। तो बस वो फादर का एक ड्रीम जो था, जो उन्होंने, जैसे मेरा बाइक का ड्रीम था कि मैंने अपनी लाइफ में लिया, तो मेरे को एक बार पाकिस्तान जाने पर हमें पहले वीजा नहीं लगता था कि भाई आप पाकिस्तान क्यों जाना चाहते हैं, कि आपका आप यंग हो, आपने पाकिस्तान क्यों जाना, तो कोई वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप देखने की नहीं। मैंने कहा नहीं, हमें तो जस्ट हमें ना वो देखने जाना है, इसे ऐसा कोई वीजा नहीं मिलता। तो खैर बहरहाल हमारे गांधी स्मृति से हमारे कुछ लगा के इन्होंने हमें वीजा लगवा के दे दिया। जिस टाइम हम पहुंचे तो मेरे दोस्त थे मेरे साथ में, कार्टूनिस्ट है हमारे शरद शर्मा, वो मेरे साथ में थे। तो हम दोनों वहां पर गए, उनकी कुछ वर्कशॉप वगैरह भी थी रावलपिंडी, लाहौर और इन चीजों में। तो जस्ट हमने
हम कोई ऐसा कुछ नहीं करने के लिए गए थे वहां पर, हम एक हैंडीकैप के साथ हम लोग बना रहे थे, चलो जहां जहां जाएंगे हम इंडिया जाके दिखाएंगे, देखो हम पाकिस्तान गए और ये जाके हम लोग वो करेंगे। तो मैंने ना, मेरे पास कुछ एड्रेस ना कुछ, मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ पापा ने जो चीजें बताई थी, रावलपिंडी में हमारे ग्रैंडफादर का बहुत नाम था, मैं वहाँ रावलपिंडी गया, मैं रावलपिंडी जा जाके लोगों से पूछना स्टार्ट किया, भाई लाला संतराम जी की हवेली कौन सी थी और सुजान सिंह जी की हवेली कौन सी थी, जो खुशवंत सिंह जी के फादर थे उनकी हवेली और हमारी हवेली बिल्कुल आसपास में, बिल्कुल उसमें थी। तो मैंने जा जाके पता करना स्टार्ट किया, तो खैर हमें नहीं मिली। तो मैं 2 दिन तक लगातार मैं फाइंड आउट करता रहा, कभी कोर्ट में जाओ, कभी उससे पूछो, कभी उससे। तो एक आदमी को, यार जब मैं आया हूँ पाकिस्तान, मेरे को दोबारा आने का मौका तो मिलेगा नहीं, तो मैं एक बार अपने फादर के सपने को पूरा तो करके देखूं। वन ऑफ माई ग्रैंड अंकल इज, मेरे फादर के कुछ अंकल थे, मैंने उनको इंडिया में फोन किया कि मैं पाकिस्तान आया हूँ, बताओ कुछ लोकेशन बताओ, कैसे होगा, हमारे हवेली कैसे दिखती थी। खैर मैं उसमें सक्सेसफुल हो गया, 3rd डे जाके मेरे को वो हवेली मिल गई मेरे को। और सबसे बड़ी बात जो उसमें ये हुई, उस हवेली के ऊपर आज की डेट के अंदर भी ओम का निशान लिखा हुआ था। दैट वाज द बिगेस्ट, मतलब कि पाकिस्तान के अंदर ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी जब हमने, और उस हवेली के आगे से, कहते हैं ना कि आपको कोई चीज खींचती है, वो उस हवेली के आगे से मैंने कम से कम 10 टाइम्स क्रॉस करके गया मैं आगे, लोगों से पूछता था, और लास्ट में पता लगा जी कि वो हवेली मेरी वो है। और फिर वापस आने के बाद वो वहां पर जब हमें सब लोगों को बहुत प्यार मिला वहां पर, तो शरद शर्मा को इतना अच्छा लगा ये सब चीज करके, तो उन्होंने इसकी एक डॉक्यूमेंट्री बना दी, कि इसको 52 मिनट्स की एक डॉक्यूमेंट्री बना के उन्होंने रिलीज की। उस पिक्चर का नाम था चिट्टी हड्डियां। वो मूवी पूरे वर्ल्ड के अंदर आज टॉप पर देखी जाती है, और कई स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, और वो सब चीजें। हमें बड़े सारे लोगों ने पैसे के लिए ऑफर की, बट हमने कहा हमने पैसे के लिए मूवी नहीं बनाई, ये तो हमने तो सिर्फ एक, हमने तो हैंडीकैप्स हमारे तो सिर्फ 1200 रुपए लगे हैं, तो ये करके अवेयरनेस के लिए बेसिकली हमने ये चीज किया। तो अगर आपको करना है तो ये सीडी ले लीजिए और आप दिखा दीजिए जहाँ स्कूलों में दिखाना। वी आर नॉट चार्ज फॉर द सिंगल पेनी। और वो मूवी आज की डेट के अंदर भी लोग मेरे को कहाँ कहाँ, कौन कौन सी कंट्री से देख के मेरे को फोन करते हैं उस चीज के लिए। उस पिक्चर का नाम था वो चिट्टी हड्डियां, जो कि हमारे ग्रैंडफादर की हवेली का नाम था, कि बहुत बड़ी व्हाइट कलर की हवेली थी और नीचे शॉप्स थी। तो दिस इज हट्टियां शॉप्स इन पंजाबी। यस, दिस इज द पंजाबी वर्ड, व्हाइट शॉप्स। यस यस। सोनी जी, मुझे, और ये आपकी जो स्टोरी है, क्योंकि बहुत 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 सारे लोग उससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग अपने बहुत कुछ छोड़ के आए थे वहां पे, और हालात ऐसे बन गए थे, सोशियो पॉलिटिकल हालात की, जो भी पंजाबीज के साथ हुआ, जो भी नॉर्थ इंडियंस के साथ उस टाइम हुआ, पार्टीशन में हमें आना पड़ा। बट इसके साथ साथ आप बहुत सारा सोशल वर्क भी करते रहे थ्रू आउट योर लाइफ। टेल अस अबाउट दैट, कि आप दिस होल जुनून ऑफ गिविंग बैक, सोशल गुड के लिए, सोशल कॉजेस के लिए कुछ कुछ करना, उसके बारे में भी बताइए। थोड़ा हो या ज्यादा हो, हम फिर भी कितना कुछ कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, देश के लिए, हर चीज को बेहतर बनाने के लिए, उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, मैं नॉर्मली, सोसाइटी ने मेरे को बहुत कुछ दिया, बहुत आम इज्जत दी है। मैंने आपसे पहले भी बोला, मैं बहुत लकी आदमी हूँ कि मेरा ड्रीम मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। बट मैं सोशल्स के अंदर मैं कभी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, मतलब कि लाइक मैं जो खुशी मेरे को मिलती है ना वहां जाके, वो हमने, जैसे हम लोग राजस्थान में गए, मैं शरद शर्मा जो मेरे दोस्त थे, उनका मेरे को कॉल आया कि बिट्टू आप यहाँ पहुंचो। मेरे को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, उनका कॉल आया कि पहुंचना है वहां पर। मैं पहुंच गया, वहां जाके पता लगा कि वहां पर लड़कियों को मार दिया जाता है। तो मेरे को वो, मेरी बेटी आज की डेट में मेरी जान है, मेरा हार्ट है, मेरी सांस भी मेरी बेटी के थ्रू ही चलती, मतलब मैं ये चीज कह सकता हूँ आपको। मैं वो कैसे, मेरे आंखों से आंसू गिरे उस टाइम, तो मैंने कहा यार लड़कियों को कैसे मार दिया जाता है। तो हम लोग कहीं बैठे हुए थे एक रेत के टीले के ऊपर, तो हम लोग ऐसे रेत को, हम लोग जैसे आप खाली बैठे हो, 4-5 दोस्त बैठे, ऐसे हम लोग खेल रहे थे। तो मेरे हाथ में एक किसी बच्चे की खोपड़ी आ गई, एक हड्डी का एक वो आ गया। तो एकदम हमने जब बात की, तो मेरे को, मेरे जो लोकल वहां पर बाड़मेर के अंदर थे, उन्होंने बोला कि ये एक बच्ची का है। तो मैंने जब पूछा, ये बच्ची का, ये ऐसा कैसे हो गया? तो कहते जी हमारे यहाँ पर दूध पिला देते हैं। मैंने कहा जी दूध पिला देते हैं, मेरे को समझ नहीं आई।
मैंने कहा दूध पिलाने का मतलब क्या होता है? वो कहते हैं जी कि जब हमारे यहाँ पर लड़की होती है राजस्थान में, तो हमारे यहाँ पर उसके नाक में अफीम का दूध डाल दिया जाता है, जिससे कि वो बच्चा सोते सोते ही सो जाता है। मैं उस चीज को बयान नहीं कर सकता कि मेरे उस टाइम मेरी क्या हालात थे, क्या थे, मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा था उस चीज को। तो मैंने ये पूछा कि कोई कुछ नहीं करता? उन्होंने बोला जी यहाँ पर कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि मैं पुलिस कंप्लेंट ये, उन्होंने बोला जी आप इस ना ही बात करो तो अच्छा है। तो शरद कुछ करना चाहते हैं, तो हमने वहां पर कॉमिक्स के थ्रू वर्कशॉप स्टार्ट की, और सब यूथ को लेके हमने एक बाइक रैली हमने स्टार्ट की, जो कि जैसलमेर, बीकानेर से, सॉरी, बाड़मेर से स्टार्ट होके जैसलमेर, जोधपुर करते करते हम लोग पूरे विलेजेस, 200 विलेजेस को हमने कवर किया अवेयरनेस फैलाने के लिए। और उस मूवी का नाम था अपनी दिकरी रो हक, मेरी बेटी का अधिकार। और उसके अंदर हमने एक लड़की को, जो लड़की कार्टून नहीं बना पाती थी, कब्बू लड़की, बाद में वो लड़की कार्टून भी बनाना स्टार्ट हो गई। और उन्होंने, मैं कि शरद ने अपने उस, जैसे मैं बाइक के थ्रू जिस चीज करता हूँ, वो ग्राफिक्स के थ्रू, अपने वो कार्टून के थ्रू अपनी बात करते हैं। उनका वर्ल्ड कॉमिक्स इंडिया है, वर्ल्ड कॉमिक्स वर्ल्ड के साथ भी जुड़े हुए हैं वो। हाँ जी। और फिर वापस आके हम लेने आके यहाँ पर अवेयरनेस करने के लिए वो जो भी प्रोग्राम हो सकते हैं वो हमने किए। आई थिंक वुमेन राइट्स, वुमेन के लिए राइट फ्रॉम चाइल्डहुड बिफोर शी इज बॉर्न, इंडिया को बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। और हमने ये जो लास्ट 15 दिन में इंडिया के कितने सारे हिस्सों से कितनी खराब खराब रेप की केसेस, एवरी डे अ न्यू केसेस कमिंग अप, इतनी ज्यादा अवेयरनेस और माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है कि जितना काम किया जाए इसके ऊपर उतना कम है। सोनी जी, मुझे ये बताइए कि सोशल वर्क, एंटरप्रेन्योरशिप, अपना एक बहुत बड़ा शोरूम, ऊपर नीचे, तो मुझे उसके बारे में बताइए कि गुड्डी ऊपर भी चढ़ी फिर थल्ले भी गिरी। सो व्हाट इज दैट? मतलब कि यू गॉट द हाई इन योर लाइफ कि खूब अच्छे से चले, और फिर आपने लो भी देखा, और क्या एक चीज थी उस हाई और उस लो में जो बिल्कुल कंसिस्टेंट थी, जो ऊपर नीचे नहीं हुई? वो मेरा पैशन था, ओनली पैशन। मैं अपने पैशन को जी रहा था और बहुत अच्छे से जिया हूँ। मेरे को अपनी लाइफ में कोई गुमान नहीं है। मेरे को लाइफ में, मैंने अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय किया, और उसी पैशन को लेके ही मैं आगे बढ़ा। उसी को, पैशन को काम करते करते ही मेरे को एक ब्रांडेड कंपनी की ऑफर आया, और उसी चीज को लेके मैंने 8 साल नंबर 1 डीलर पे भी रहा हूँ उसके अंदर। सोनी जी, आप पैशन की बात करते हैं, और हम रेक्स में पैशन को जुनून, जिसका बहुत क्लोज वर्ड जुनून है, पर ये एक वर्ड ऐसा भी है जो आपको खुशी नहीं देता, आपको गम भी देता है, आपको सफरिंग भी देता है, क्योंकि इसका पैशन का जो लैटिन वर्ड है पैसियो पातियो, दैट रियली मीन्स सफरिंग, एंड्योरिंग। तो आप कैसे, आपने भी सफर कर करके, एंड्योर कर करके, पर जो आप चाहते थे आपने वो किया। तो आज हम एक और प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे हैं जिसमें हम बोल रहे हैं पैसियोप्रेन्योर्स, मिशन पैसियोप्रेन्योर्स, की ऐसा काम करो जिसमें आप अपने लिए भी फायदा कर सको, पर आप दुनिया को भी थोड़ा बेहतर बना सको। आप ऑडियंस में जो यंग लोग आपकी बात सुन रहे हैं आज, और आपके बारे में अगर आपको गूगल करते हैं और आपकी इतनी सारी फोटोग्राफ्स बाहर आ जाती हैं बड़े बड़े मोटरसाइकिल्स के साथ, और वो ये शायद नहीं जानते कि इतने बड़े बड़े मोटरसाइकिल्स के साथ खड़े होने वाले बिट्टू सोंधी के पीछे एक स्टोरी है, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे, उनको एक क्या सीख देना चाहेंगे? व्हाट वुड यू वांट टू लीव देम विद? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है ना, वो हम खुद होते हैं। कभी भी अगर आपको किसी चीज का सवाल का जवाब नहीं मिले, मैं सबसे एक ही, बच्चों से भी यही बात करता हूँ, यूथ से भी यही बात करता हूँ, आप मिरर के आगे खड़े हो जाओ। एक जापानीज से मेरे से सवाल पूछा कि बिट्टू सान, वो उसमें सर नहीं बोलते, सान बोलते हैं जापानीज के अंदर, वो लेडीज हो जेंट्स हो उनको सान बोलते हैं। बिट्टू सान, हाउ कैन यू सेल सो मेनी बाइक्स नॉट फॉर अनदर डीलर? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कहा सर, वो अपने पैशन को नहीं जीते, वो सिर्फ
ये पैसे के लिए जीते हैं। मैं पैसे के लिए नहीं जीता हूँ सर, मैं अपने पैशन के लिए जीता हूँ। आज अगर मेरा पैशन था उस अपने बड़े ड्रीम को लेने का, शोरूम लेने का, मैंने अपनी रेसिंग छोड़ दी। मैंने रेसिंग छोड़ के मैंने अपने उस ड्रीम को जीना स्टार्ट किया, क्योंकि जिनके ड्रीम जिसके बीच में मेरे को खुशी मिलती है। रेसिंग मैंने कर लिया, 22 साल लगातार मैंने रेसिंग किया। 22 साल रेसिंग करने के बाद मेरे आगे जो मेरा रास्ता, मेरा नया गोल तय हुआ, जो मैंने लाइफ के अंदर अपने गोल हम तय करते हैं। मैंने एक बात लाइफ में सीखी, आप 0 पे खड़े हो, आपने दूसरे कॉर्नर पे पहुंचना है। आप जब तक जंप नहीं मारोगे तब तक दूसरे कॉर्नर पे कैसे पहुंचोगे? और मैं ये नहीं कहता कि मैं उस कॉर्नर पे पहुंच जाऊंगा। मैंने जंप मार, मैं हमेशा जंप मार जाता हूं, मैं सोचता बाद में हूं, मैं जंप मार जाता हूं, बट मैं अपने 0 को छोड़ देता हूं। मैं कम से कम मिड में तो पहुंच जाता हूं। मैं ठीक है, मैंने अपने गोल तक नहीं पहुंच पाया, मैं मिड में तो पहुंच गया। तो मेरी कोशिश यही रहती है, और मैं सबसे ये चीज कहना चाहता हूँ, लोग आपकी सक्सेस देखते हैं। मेरे आज हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा सेलिब्रिटीज नहीं है जिसको मैंने बाइक नहीं दी हो। बड़े से बड़े नाम है, बड़े से बड़े वो चीजें, और कहीं एक नेगेटिव भी शायद मैं वो नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि वो नेगेटिविटी बीच में आती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि मेरा कहने का मतलब, मैं बाइक देने से पहले सबसे पहले उनको समझाता हूँ, इसके माइनस पॉइंट बताता हूँ, आप पावर कैसे कंट्रोल। अभी 3 दिन पहले मैंने एक बिटिया को बाइक बेची है, जबकि मेरी बिटिया भी बाइकर है। और मैंने एक ग्रीन पार्क के अंदर मैंने एक फॉरन बाइक बेची है एक बिटिया को। उस बेचारी ने मतलब कि उसको जो, जैसे मैंने उसको एक जैसे ब्रीफ किया से, अंकल मेरे को आज तक किसी ने ऐसी चीज बताई नहीं मेरे को कभी, ऐसा कैसे आपने बता दिया? मैं कहा बेटा ये मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे शरीर की एक भी हड्डी साबित नहीं है, सब मैंने मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में और ये सब चीजों में टूटी, मेरी एक भी शरीर की हड्डी साबित नहीं है। तो बेटा मैं नहीं चाहता कि किसी और को वो चीज हो, तो मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ, 10 बातें बता देता हूँ। अगर एक बात भी आपके काम आ गई, मेरे लिए बाइक बेचना आपके लिए सक्सेस। बिल्कुल बिल्कुल। इसी नोट पे मैं जेरी को वापस बुलाऊंगी इस कॉन्वर्सेशन में, ताकि इस कॉन्वर्सेशन को वो आपके साथ और आगे बढ़ाएं और हम सबके लिए और इनसाइट्स ड्रॉ करें आपकी कॉन्वर्सेशन और आपकी लाइफ से। सो आई वुड लाइक टू वेलकम बैक जेरी। नमस्ते बिट्टू जी। सर नमस्ते। So our association goes back almost 2 decades now. दो यानी कि 2 दशक हुए है ना, 20 साल होने को आ गए। 20 साल होने को आ गए। और हमारी पहले मैंने मोटरसाइकिल ही बेची, बुलेट जी। अगर सर आपको याद हो तो 20 साल पहले मैंने आपको बुलेट मोटरसाइकिल दिया था। हाँ जी, और बुलेट मोटरसाइकिल के जहाँ से शुरुआत हुई थी, फिर आपको हमने काम में भी इन्वॉल्व कर लिया, वॉलंटियरिंग में। डिकरा जो है, डिक्री प्रोग्राम जो है, हमारे साथ ही हुआ था। शरद भी हमारे कर्मवीर हैं जी सर। और फिर हमने को इवेंट भी किया था दिवाकर के साथ आपकी बिटिया के बर्थडे पे। जी सर। है ना, फंड रेजर एट होम जो हमने शुरू किया था। जी सर, जी सर, जी सर। तो काफी मतलब इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी बिट्टू भाई, है ना। 20 इयर्स ऑलमोस्ट सर। 20 इयर्स में मतलब आपके बचपन में और जो यूथ में हुआ वो तो हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है, पर जो सर मैं आज भी यूथ में हूँ सर, आपको किसने मैं आज भी जवान हूँ। बराबर है, बराबर। दिस इज द यूथ ऑफ ओल्ड एज। तो आप सेइंग उतार चढ़ाव है। जी सर। उन सबको हमने देख लिया आपके साथ, जी है सर। ना। जी। पर आपको डिप्रेशन भी हुआ है, पर you have broken but not broken down, है ना। तो आपका जो डिप्रेशन का जो तजुर्बा था, उससे आपको मतलब क्या सीख क्या मिली है उससे? सर ये मैंने 16 घंटे के अंदर एक ही दिन में टैटू बनवाया सर अपना, ड्रीम ऑन व्हील्स। ये मेरा जो खुद का एनजीओ है, ये मैंने 16 घंटे में 1 सिटिंग में बनाया। उससे मेरे पांव हाथ लगाए कि सर आपने 16 घंटे एक दिन में कैसे निकाले। बराबर है। तो ये मैंने अपना डिप्रेशन निकाला सर। ड्रीम ऑन व्हील्स वाज द एनजीओ स्टार्टेड ऑलमोस्ट अराउंड 17 इयर्स, 17 साल हो गए अब। जी सर। जी याद है हमें, रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप गए थे। रजिस्ट्रेशन आप ही थे सर उसमें करवाने के लिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बोर्ड के अंदर आप भी हैं सर, आज भी है उस बोर्ड पे। हाँ जी, और मतलब पूरा मतलब जर्नी काफी मतलब आपकी जी सर बहुत फुलफिलिंग रही है आपको, मतलब सर मेरी धंधे में उतार चढ़ाव तो हुआ है, पर ईसीजी चलता है सर, ईसीजी। हाँ जी, लाइफ में ईसीजी चलना बहुत जरूरी है सर। स्टेट हो गया तो काम खराब हो जाएगा सर। इस सब उतार चढ़ाव में
सेवा और वॉलंटियरिंग का क्या रोल रहा है आपको, मतलब संभालने में? सेटिस्फेक्शन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मेरे को मिली है सर, जो मैंने सोशल चीजों में जो मेरे को लिया है। अगर आपको याद हो तो मैं पहले गुरुद्वारे, मंदिर और इन चीजों में देता था, तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी। जब मैंने सोशल चीजों में जुड़ना स्टार्ट किया, जब जिसको जो नीड है अगर आप उसकी वो पूरी करते हो। अभी मैं एक प्रोग्राम के अंदर था, गांधी स्मृति के अंदर, गांधी स्मृति के साथ मैंने एक बाइक फॉर पीस करना एक इवेंट स्टार्ट किया था, बाइक फॉर पीस के पीस के ऊपर हम लोग इवेंट करते थे। को मेरे ख्याल से अराउंड 2600 बच्चे थे उसके अंदर, बराबर है। तो 2600 बच्चे थे। तो उसमें एक बच्चे ने बोला सर, मेरी स्टोरी सुनने के बाद बोला, उसे हाथ खड़ा किया, सर मैं आपसे कुछ पूछूं? मैंने कहा हाँ जी। कहता सर मेरे को बिट्टू बाइक वाला बनना है। मैंने कहा नहीं बेटा, आप नहीं बन सकते। कहता क्यों? मैंने कहा आपने सिर्फ 5 मिनट में सोचा कि बिट्टू ने इतनी बड़ी बाइक चला ली और बाइक पे आया, क्योंकि ये आपका ड्रीम नहीं है, ये बिट्टू का ड्रीम था। सबसे पहले आप अपना ड्रीम देखोगे तब आप कुछ बनोगे। बराबर है। तो वो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो उसने मेरे को बोला सर आपने मेरी बात बिल्कुल ठीक बोली, मेरे को म्यूजिक का शौक है। तो मैंने कहा बेटे आप म्यूजिशियन बनो, जिस चीज का आपको शौक है वो बनो। जरूरी नहीं कि बिट्टू बाइक वाला बिग बाइक चलाते हो तो आप भी बाइकर ही बनना चाहोगे। बराबर है जी सर। बाइक्स फॉर पीस से याद आया, जो हमने पहले अमन यात्रा की थी, जी सर। 18 साल हो गए, 2002 में किया था हमने, जी सर। फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर, जी है ना। सर। जी 6 सर। बाइकर बुलेट्स पे गए थे, आपसे भी हमने हाँ 2 जी, बाइक्स ली थी। 2 बाइकें दी थी जी। हाँ जी। 18 साल में एक मतलब पूरा जनरेशन गैप, 18 साल में बोलते हैं एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन जो है वो स्टार्ट होता है ना। जी सर। तो एक पूरा जनरेशन मतलब निकल गया, हम्म। और देश अच्छे के लिए बदलने के अच्छे के लिए बदलना चाहिए था, पर देश ने मतलब एक गलत ही टर्न ले लिया है। उस जमाने में अगर आपको याद है बिट्टू जी, तो हमने बनाई थी फिल्म द जॉय ऑफ गिविंग, आप थे हाँ। लॉन्च में, हाँ जी। है ना। और उसमें एक सीन है जहाँ के एक मेरे बेटियों का रेप कर दिया इन्होंने, गुजरात में, जी सर। है ना। डबोडब मार के उनको मतलब दबोच के रेप कर दिया, और पुलिस ने भी कोई कंप्लेन नहीं लिया, ना ही तो कुछ एक्शन लिया। वो गुजरात में हुआ था, आज देश भर में हो रहा है। देश भर में। यूपी में मतलब एक लड़की को रेप करके मार दिए आप, और वो ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, ठाकुर नहीं है, राजपूत नहीं है, दलित है, क्योंकि मुसलमान जैसे ही है, फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो पूरे केस को दबोच लिया आपने, और आज के तारीख में आप ये बात कर रहे हो कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है यूपी को बदनाम करने के लिए। यूपी को किसको पड़ी है इंटरनेशनली? आप होंगे बेवकूफों के योगी और बेवकूफों के मोदी, सबको क्या बेवकूफ बना सकते हो क्या आप? इस पे आपकी क्या राय है? ये तो मतलब दिन दहाड़े इन्होंने रेप करके मतलब पूरा मतलब दबोच दिया है, मतलब पूरा एविडेंस खत्म कर दिया, जला दिया लड़की को रातों रात 3 बजे रात को, विदाउट फैमिली, विदाउट कम्युनिटी। ये अगर इतना मतलब इन लोगों को कर सकते हैं, और अगर आप मतलब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को रोक सकते हो, डेरिक ओब्रायन को मार सकते हो कि आपको परिवार से नहीं मिलने देंगे। आपने बात की थी कि बेटी बचाओ, और बेटी को जन्म होने से पहले ही मारते हैं, पर ये तो मतलब जो बेटी मतलब अब तरुण हुई है, जो यूथ हुई है, उनको मतलब आपने रेप करके मार दिया। और अगर आज ये किसी बेटी को हो रहा है हाथरस में, और पूरा मतलब इसका एविडेंस जला दिया जाता है, आपकी भी बेटी है बिट्टू जी, सर ये अगर आपको होता तो कैसे लगता आपको? सर मैं भी थोड़ी देर पहले मैम से भी यही बात कर रहा था। जिस टाइम मैंने वो बच्ची की खोपड़ी देखी तो मैं कह रहा हूँ ना, जैसे कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाते। अब जब ये केस सुना मैंने सर, इसमें मैं ये चीज़ कह सकता हूँ सर, एक तो एजुकेशन की कमी है, और ये माइंड सेट वाली बात है सर। मैं एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ सर। एजुकेशन मस्ट है सर। ये चाहे पढ़ाई गवर्नमेंट को फ्री में करनी पड़े, कि बच्चों को कम से कम स्कूल जरूर कराएं।
पर उस एजुकेशन का काम ही क्या, उस एजुकेशन की क्या मतलब अहमियत, जिस एजुकेशन से आपको ये मतलब सीखने मिलती कि हर इंसान एक है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। ये तो एजुकेटेड लोग समझते हैं कि वो ऊंचे हैं, तमिलियन ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं। ये तो आपको दिखता है ना। हमें संस्थानों का बल नहीं है सर। बैंगलोर के एक इवेंट में हमारे ऊपर एक 27 इयर्स का लड़का चिल्लाने लगा था कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मांझी जो दलित है और ब्राह्मण में कोई फर्क नहीं है, पोटेंशियल सब में एक ही है। मैंने कहा, मैंने कब बात की ब्राह्मण और दलित की? मैंने तो बोला मांझी में जो पोटेंशियल है वो सब में है। पर आपको इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि आप सोच रहे हो कि आप ब्राह्मण हो, तो मैं कैसे बोल रहा हूं आपको कि मांझी का पोटेंशियल आप में है। और आईआईटी आईआईएम का पढ़ा हुआ लड़का था। सोच देखो, इतनी घिनौनी है इनकी। तमिलियन ब्राह्मण लड़का था, इंटेल में काम करता था। सर ये हमारी फैमिली में शुरू से ही समझा दिया जाता है ना कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं मोमडन हूं, मैं तो हिंदू हूं या तो सिख। फिर किस एजुकेशन की बात कर रहे हो आप? सर मैं ये एजुकेशन से ये आपको डिफरेंस मतलब कि आपको पढ़ाई से ये पता लगता है कि हम सब एक हैं। कि अगर ये नहीं कि दलित के बेटे को अलग से बैठा के पढ़ा रहे हैं या पंडित के बेटे को अलग से बैठ के पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन में सबको एक साथ बैठ के पढ़ना पड़ता है। पर बिट्टू जी, अगर आप ऐसे ही बात करते रहोगे ना तो वो बोलते हैं पेंडोरास बॉक्स है ना, पेंडोरा का पिटारा खोल रहे हो आप। सर मैं पिंडारा हर की बात नहीं कर रहा सर। हर चीज जिसमें आप बोल रहे हो, उस हर चीज में हमें मतलब कुछ गलत ही लग रहा है, क्योंकि आप बोल रहे हो अब सबको इंक्लूसिव एजुकेशन देना चाहिए, सर मेरे जबकि हिसाब से ऊपर के लोगों को ठीक होना बहुत जरूरी है सर। नहीं, और मैं ऊपर की ही बात कर रहा हूँ। पर जब तक आप ये दिल्ली चीज में, नहीं ठीक होगी ना सर, पर आप तो दिल्ली तब में तक रहते हो, मैं चीजें दिल्ली नहीं ठीक एनसीआर में रहता हूँ। दिल्ली होगी। एनसीआर में आप जाते हो, हाँ गांधी जी। स्मृति में जाते हो, आप स्कूल में जाओ, तो कहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन हो रहा है? अमीरों के बच्चों को और गरीबों के बच्चों को साथ में पढ़ना चाहिए था। उसका मतलब है राइट टू एजुकेशन, है ना। ये राइट टू एजुकेशन हमारा 8th राइट आया है फंडामेंटल राइट के हिसाब से। जी सर। पर अगर आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाओ, गरीब बच्चों को अमीर बच्चों के साथ नहीं पढ़ाया जा रहा। उनको डिफरेंस अलग बहुत से है मतलब बहुत। शाम में क्लासेस हो रहे हैं। यू आर राइट सर, मैं वही चीज मैं उसी पे आना चाह रहा था। आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर। मैं कि गरीबों के लिए शाम की क्लास और बाकियों के लिए मॉर्निंग क्लास क्यों? एक एजुकेशन सिस्टम एक होना चाहिए सर। ये तो हमारी मूवीज और इन चीजों में भी दिखाया जाता है। जब खून का रंग, जब बच्चा पैदा होता है उसको थोड़ा पता है मुसलमान है, हिंदू है, सिख है या ईसाई है। जब बच्चा पैदा होता है वो तो बाद में हम लोग अपने पेरेंट्स और इन चीजों घर से सीख के और स्कूलों में जाके या बाहर सोसाइटी से जाके देखते हैं। मैं इसमें सिर्फ एक ही कहूंगा सर, इंसानियत होनी बहुत जरूरी है सर। इंसानियत लोगों की मर चुकी है, इंसानियत आनी बहुत जरूरी है सर। पर अब इंसानियत कैसी होगी? अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ 2009 का। ये हमने रिपोर्ट भेजा था मिनिस्ट्री ऑफ एचआर एंड एजुकेशन को, है जी ना। सर। मिनिस्ट्री ऑफ एचआर जो है लोगों के हित के लिए, लोगों को सिखाने के लिए क्रिएट की गई है, लोगों का डेवलप करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए बनाई है मिनिस्ट्री, है ना, कि लोगों को डेवलप करो, नॉट जस्ट इन बॉडी बट बॉडी, माइंड, हार्ट, स्पिरिट, सोल, है ना, कि उनकी सोच ठीक करो, जो आप बोले ना माइंडसेट ठीक करो। हाँ जी। अबे 2009 की बात है, हमने रिपोर्ट बनाई क्योंकि हम गए स्कूलों में, राजस्थान में, यूपी में, बिहार में। हमें ऑडिट करने का कहा था कि यहाँ पे मतलब सीख कैसे, तालीम कैसे मतलब मिल रही है बच्चों को। तालीम तो मिल ही नहीं रही थी। हम्म। वहाँ के जो एजुकेशन प्रिंसिपल्स थे, टीचर्स थे, वो हमें ये समझा रहे थे कि आपके वॉलंटियरों ने बहुत अच्छा काम किया है, 2 हफ्ते में वॉलंटियरों ने इनको पढ़ना सिखाया। तो मेरा उनसे मतलब सवाल यही होता था कि अगर ये 2 हफ्ते में उनको पढ़ना सिखाए हैं तो आप 2 साल से क्या कर रहे हो, है ना। आप मतलब यहाँ पे मतलब क्या बैठ के कुर्सियां गर्म कर रहे हो और पगार ले रहे हो? 6 पे आप कमीशन तभी मतलब इम्प्लीमेंट हो रहा था, तो राइट सर। पगार भी अच्छा इनका मतलब होने लगा था, है ना। तो ये लोग कुछ काम करना चाहते नहीं है ना। चलो, बच्चों को पढ़ाओ भी मत, खाना तो दो उनको। बाहर लिखा है बोर्ड में, एजुकेशन रिपोर्ट जो हमने भेजी थी मिनिस्ट्री ऑफ एचआर को, उसका रिपोर्ट का हमने टाइटल दिया था द रुपीज 2.60 स्कैम। मिड डे मील्स के लिए ₹2.60 दिया जाता था स्कूलों को पर किड, है ना। हर बच्चे के लिए ₹2.60 और गेहूं और चावल अलग से दिया जाता था हर स्कूल को, राशन, है ना।
And the reason I called it the 2 rupees 60 paisa scam is because हर स्कूल में ये एक अनरिटन कोड है. बाहर लिखा जाता है बोर्ड पे चावल, चपाती, लेंटिल यानी कि दाल, एक सब्जी, गुलाब जामुन एक या रसगुल्ला, है ना. और अंदर क्या खिलाया जाता है बच्चों को? चावल मिर्ची के बुक्के और हल्दी के बुक्की में उबाल के उनको खिला दो. अब मैंने कई जगह पे ये मतलब फोटोज लेके प्रूफ किया, तो मुझे मतलब घेर लिए यहाँ पे राजस्थान में कुछ प्रिंसिपल होने कि आप भाई साहब कर क्या रहे हो. मैंने बोला क्या कर रहा हूँ, मैं तो ऑडिट कर रहा हूँ ना, ये तो सोशल ऑडिट है ना. मुझे बोले भाई साहब आप क्यों इसमें पढ़ रहे हो, आप आओ चाय पियो हमारे साथ, बिस्किट खाओ. मैंने बोला मुझे बिस्किट नहीं खानी आपसे, उसमें भी मतलब ऐसे कुछ मिर्ची का बुक्की या हल्दी का बुक्की मिला के खिलाओगे क्या. तो बोलने लगे सब चूत बच्चे हैं, हम पंडित हैं, इनको कुछ भी चलता है. राइट. ये प्रिंसिपल मुझसे बोल रहा है. मैंने उनको बताया कि मतलब मन करता है कि यहाँ पे खींच के दुकान के नीचे, पर इसलिए नहीं मार रहा हूँ क्योंकि मैं ऑडिट कर रहा हूँ. राइट. नाम लिए, सबके नाम भेजे, कोई एक्शन नहीं लिया गया. ये कांग्रेस का गवर्नमेंट है. 2009 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था, कोई एक्शन नहीं हुआ. 2012-2013 में बिहार में बच्चे मरे फूड पॉइजनिंग से. फिर थोड़ा मतलब वो दिखाना पड़ता है कि कुछ एक्शन ले रहे हैं, फिर से मतलब वही है. अब हर एनजीओ में जाओ आप, अर्बन इंडिया में सब जगह वही है. बच्चों को मतलब जो खाना हम जो हमारे रास्ते के कुत्ते हैं उनको नहीं खिलाएंगे ना, बच्चों को आप वो खाना दे रहे हो. मैं तो वो मेरे कुत्तों को खाना नहीं दूं. तो अभी आप बताओ मतलब कैसे होगी तालीम फिर. और वो सोच देखो, ये जो एजुकेशन के प्रिंसिपल है वो मुझे बता रहे हैं कि हम तो पॉलिटिशियन की रैली में करते हैं, हम पंडित हैं, हवन करते हैं. बोला आप सब कर रहे हो पर काम नहीं कर रहे हो जो करना चाहिए. आपको तो टीचिंग करना चाहिए. आप किस पंडित की बात कर रहे हो, और आपकी मतलब क्या पंडित और क्या ब्राह्मण हो आप, जब आप बच्चों का निवाला छीन रहे हो. आप कैसे ब्राह्मण हो, आप कैसे राजपूत हो आप. तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमारा भेदभाव बहुत ज्यादा है. हमने लिखा था कुछ महीनों पहले, बिट्टू जी यू आर ऑल्सो फ्रॉम अ माइनॉरिटी, है ना. अब सोचना पड़ता है माइनॉरिटी मेजॉरिटी, मैं तो मानता नहीं हूं धर्म जात पात में, पर अब सोचना पड़ता है ना, कि आप पहले मतलब मुसलमानों को खत्म कर दो, है ना, खत्म कर दो, ये हिंदू राष्ट्र है. फिर ईसाइयों को खत्म कर दो, फिर सिखों को खत्म कर दो, फिर बचे कौन? हिंदू बच गए. अब मैं ऊपर वाला हिंदू, फिर नीचे वाले हिंदू का खत्म कर दो, तो कौन बचेगा फिर? इनको पता भी नहीं क्या कर रहे हैं लोग. और ये हमारा देश का आज ये स्टेट है. इसके बारे में आपके क्या विचार है? सर मैं आपको छोटी सी, आपकी बात से मेरे को छोटी सी 2 लाइनें याद आई सर. मेरे को किसी ने एक बार बोला, जैसे लाइक मैं बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहा था तो मेरे सिस्टम में दिक्कत आ रही थी. मेरे को जो बात आपने बोली ना सर, उसका 2 लाइनों में जवाब दूंगा सर. सिर्फ मैं अपने सिस्टम से बड़ा परेशान था कि मैं अपनी वर्कशॉप को देखूं, मैं अपने शोरूम को देखूं, या मैं इधर को देखूं या उधर को देखूं. मतलब कि मैं वन मैन शो में कितनी चीजें कर लूंगा मैं. तो मेरे को मैं संभाल नहीं पा रहा था. तो एक बंदे ने मेरे को एक क्वेश्चन बोला, उसने मेरे को बड़ा अच्छा जवाब दिया. एक राजा था. मैंने कहा अच्छा सर. कहता उस राजा का भी हाल तेरी तरह था. वो शोरूम खोल लिया, वो खोल लिया, ये खोल लिया, और संभल नहीं रहा था. ठीक है. तो उसने पूरी अपनी एक बात फैला दी कि भैया मेरा कोई इस सोल्यूशन का कोई हल बताएगा तो मैं उसको बहुत सारी सोना चांदी टाइप से जो भी ABCD दूंगा. तो सबने और अगर नहीं हुआ तो उसको मार दिया जाएगा. कोई भी आगे नहीं आया. कौन मरना चाहता? कोई भी मरना नहीं चाहता. एक आदमी ने हाथ खड़ा किया सर कि सर मेरे को बताइए. उसने बोला अच्छा जी आप क्या करेंगे, आपको पता है मैंने क्या शर्त रखी है? उसने बोला हाँ सर बिल्कुल रखिए. मेरे को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए सर, मैं सिर्फ आपको फ्री में एडवाइस देके जाऊंगा. उसने क्या? कहता मेरे को 1 दिन का राजा बना दो. कहता जी 1 दिन का राजा बना दो, मैं समझा नहीं आपकी बात. कहता सर 1 दिन का राजा बना दो मेरे को, फिर देखिए क्या होता है. उसने पहले दिन राजा बनाया. इतने में पता लगा जी कि राजा आए तो दरबार लगा जी कि ये एक चोर पकड़ा गया. उसने बोला अच्छा जी क्या हुआ? कहता जी चोर पकड़ा. कहता इसके हाथ काट दो.
उसने बोला हाथ काट दो। कैसे हाथ काट दो? कहता अरे सर ये तो सांप का खास है। इतने में धोबी बोला सर ये तो मेरे पे रिश्तेदार का है। उसे बोला तो ये धोबी कौन है? कहता धोबी राजा के कपड़े धोता है। उसे बोला, वजीर ने उसके कान में बोला सर ये तो ना राजा साहब का खास धोबी है, उनके राजा साहब के कपड़े धोता है। कहता इसकी जबान काट दो। ये जो वजीर बोल रहा है इसकी जबान काट दो। कहता है ऐसी शांति हो गई थी कि इसका हल निकल के आ गया था कि भाई क्या चीज है। तो आपको उसका हल ढूंढना सर, आपकी बातों से ही आपका जवाब मिल रहा है सर। सबसे पहले एक ही चीज कहना चाहूंगा सर, सिर्फ इंसान को इंसान समझो सर, बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं है सर, सब भाईचारे के साथ रहने चाहिए। ये यही मेरी दुआ है सर। मैं दरगाह भी जाता हूँ सर, मैं दरगाह के आगे भी माथा टेकता हूँ, मैं गिरजाघर भी जाता हूँ, मैं गुरुद्वारे भी जाता हूँ, मैं मंदिर में भी जाता हूँ सर। पाकिस्तान के अंदर मैं दरगाह के अंदर भी गया हूँ, मंदिर के अंदर भी गया हूँ, और वहां के गुरुद्वारे भी मैं देख के आया हूँ सर। इंसानियत, सिर्फ इंसानियत। पर ये हम इनको कैसे समझाएं, मोदी और योगी को? यही तो मतलब मसला है। एनीवे, थैंक यू बिट्टू जी, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई फिर से। एंड कोई आपके मतलब जाते जाते कोई विचार सुनाना चाहो तो आप सुनाइए, आप और रितु जी। बस सिर्फ यही कहूंगा सर, शांति रहे, कोरोना खत्म हो, अपनी नॉर्मल लाइफ जिए, सब लोग फिटनेस कॉन्शियस हो गए हैं सर, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। यही चीज मैं मैसेज पहले देता था, जो लोग आजकल हो गए रोड पे इतनी साइकिल नजर आती है सर कि लगता है कि साइकिल बाजार बन गया पूरा। आज साइकिल लेने के लिए मेरे को अप्रोच लगाना पड़ता किसी का, ये इतना अवेयरनेस आ गई है सर। और हम तो 35 साल से साइकिल चला रहे हैं सर। एक्सीलेंट, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच बिट्टू जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू।